गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसमें हमने एक काम कर लिया था। कंडक्टिविटीज तक हमने पढ़ लिया था। कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटीज के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। साथ में हम ये जानेंगे कि व्हेन यू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो कंडक्टिविटी किस तरह से चेंज होती है। और ये टॉपिक बोर्ड क्लास के लिए साथ ही साथ कंपटीशन क्लास के लिए भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आगे। ओके, तो हम करेंगे आज रिलेशनशिप बिटवीन lambda EQC and lambda MC, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। तो दोनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो लैम्डा MC का हमारे पास फॉर्मूला है कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय में मोलैरिटी। इसमें कापा की यूनिट हमारे पास रहेगी SCM इनवर्स की फॉर्म में और लैम्डा MC हमारे पास होगा SCM स्क्वायर पर मोल की टर्म्स में। सेकंड लेते हैं लैम्डा EQC फॉर्मूला, दैट इज कापा मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। इसमें भी वही बात रहेगी, कापा हमारे पास रहेगा SCM इनवर्स में और लैम्डा EQC हमारे पास रहेगा SCM स्क्वायर पर इक्विवेलेंट में। क्लियर सभी को बात ये वाली? ओके ओके। ऑल्सो हमने रिलेशनशिप किया था बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां देखिएगा जरूर। तो क्या हमारे पास रिलेशन था, दैट वाज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाई मोलैरिटी। मुझे बस इसी रिलेशन को इस फॉर्मूला में पुट करना है। तो let me call that 1, let me call that 2, let me call that 3. तो I am using 3 in 2. Clear? 3 in 2. That will become lambda EQC is equal to kappa multiply 1000 divide by n factor into molarity. Clear? इसको 4 बोल देते हैं। तो अगर मैं 4 और फर्स्ट को कंपेयर करता हूं तो जो ये वाला पार्ट हमारे पास है, दिस पार्ट इज नथिंग बट लैम्डा MC। विल इक्वेट इट हियर। तो लैम्डा EQC विल बिकम लैम्डा MC डिवाइड बाय n फैक्टर। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। इस रिलेशन को हम इंडिविजुअल आयंस के लिए भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरे को दी है लैम्डा EQC फॉर A पॉजिटिव या AN पॉजिटिव, लेट्स से ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ऑफ ए पॉजिटिव आयन जो कि AN पॉजिटिव है। दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा CM ऑफ AN पॉजिटिव डिवाइड बाय n। अब ये n क्या है? n यहां पे है n फैक्टर। तो हम ये रिलेशनशिप इंडिविजुअल आयंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ इसे हम सॉल्यूशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज फॉर सॉल्यूशन एंड दैट इज फॉर इंडिविजुअल आयन। तो ये बात सभी को ध्यान रखनी है। समझ गए ना बात सब ये वाली? वेरी गुड, नोट कर लेंगे इसको। तो चलिए बच्चे, अभी हमने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया बिटवीन लैम्डा MC एंड लैम्डा MQ। अब ये देखते हैं कि कंसंट्रेशन का कंडक्टिविटीज पे क्या इफेक्ट होता है। तो टॉपिक हमारे पास रहेगा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटीज। तो इसमें हम दो कंडक्टिविटीज डिस्कस करेंगे। पहली हमारे पास होगी कंडक्टिविटी, दैट इज कापा, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे बात ये वाली। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो चाहे कंडक्टिविटी हो, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं।
दूसरी तरह की कंडक्टिविटी जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लैम्डा mc कहते हैं। क्लियर? अब इसको हम चेक करेंगे बाय यूजिंग देयर फॉर्मूला। तो वी नो दैट कापा होता है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक बात ये वाली। तो कंसंट्रेशन को मैं डिक्रीज करता हूं, ठीक है। कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब है कि मैं डाइल्यूशन को इंक्रीज करता हूं। किसी भी चीज को डाइल्यूट कैसे किया जाता है? किसी भी सॉल्यूशन को अगर आपको डाइल्यूट करना है तो आपको उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। व्हेन यू ऐड मोर सॉल्वेंट, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और डाइल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। तो इफ वी ऐड मोर सॉल्वेंट, इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम होगा, किसका वॉल्यूम होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज। दिस इन टर्न सेड दैट डाइल्यूशन विल इंक्रीज और कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। ये बात हमें ध्यान रखनी है यहां पे। ओके, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कापा कम हो जाएगा, क्योंकि हमने नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं करे हैं। सोल्यूट के जो आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है, उनकी क्वांटिटी हमने एज इट इज रखी है। हमने सिर्फ चेंज किया है सॉल्वेंट की अमाउंट हमने चेंज करी है। सॉल्वेंट के अमाउंट को इंक्रीज किया है तो उससे सॉल्यूशन की अमाउंट इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया है तो कापा डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑन डाइल्यूशन कापा डिक्रीजेस, conductivity decreases, or I can say that on increasing concentration of electrolyte की concentration को बढ़ाने से कापा will increase। ठीक है, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएंगे? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखिए, नंबर ऑफ आयंस को बढ़ाते जाइए। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, जितने कम आयंस होंगे उतनी ही कम कंडक्टिविटी होगी। समझ गए सब बातें वाली? वेरी गुड, से नोट कर लेंगे। फिर हम डिस्कस करते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है। तो बच्चे अभी हमने पढ़ा कि कंडक्टिविटी किस तरह से अफेक्टेड होती है बाय चेंज इन कंसंट्रेशन। अब ये जानते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी पे चेंज इन कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। तो उसके लिए हमें एक लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला वाज लैम्डा mc इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन कहां प्रेजेंट है? सॉल्यूशन प्रेजेंट है कंडक्टिविटी सेल के अंदर। ठीक है, तो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिविटी सेल। ओके, तो हम ये देख चुके हैं कि जब हम डाइल्यूशन कर लेते हैं तो डाइल्यूशन करने से जो कापा है वो तो डिक्रीज हो जाता है ना, अभी हमने पढ़ा था। और उसी डाइल्यूशन करने से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी कि दो अपोजिट फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक फैक्टर में डिक्रीज है, एक फैक्टर में इंक्रीज है। तो कौन सा फैक्टर डोमिनेंट होगा हमें ये देखना है। एंड देखा यह गया कि चेंज इन वॉल्यूम का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होता है चेंज इन कापा के मैग्नीट्यूड से। कहने का मतलब ये है कि जितनी अमाउंट से, जितने मैग्नीट्यूड से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है उतने मैग्नीट्यूड से कंडक्टिविटी डिक्रीज नहीं हो रही है। तो ओवरऑल इफेक्ट हमारे पास क्या आया? इंक्रीज का। अगर मैं इसको ग्राफिकली देखता हूं तो ये सेंट्रल लाइन है, इतनी अमाउंट से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ बट इतनी अमाउंट से कापा डिक्रीज हुआ। तो ओवरऑल चेंज हमको इंक्रीज में देखने को मिला। समझे बात ना ये वाली? वेरी गुड। तो इस इफेक्ट को समझने के बाद हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जब मैं डाइल्यूशन कर देता हूं, ऑन डाइल्यूशन लैम्डा mc जो है वो इंक्रीज करेगा। समझे बातें वाली? एंड इसका ऑपोजिट क्या है? ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
लैम्डा एम सी विल डिक्रीज। समझ के बात ये वाली। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स में काफी यूजफुल होती है। इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जा चुका है बाय डिबाई, हक्कल एंड ओनसैगर। तो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया एंड दे डिराइव्ड एन इक्वेशन। उस इक्वेशन की बात करते हैं, देन उस इक्वेशन को हम ग्राफिकली भी अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो डिबाई, हक्कल, ओनसैगर इक्वेशन क्या है? इट इज समथिंग लाइक दिस। तो लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस ए अंडर रूट सी। दिस इज द डिबाई, हक्कल, ओनसैगर इक्वेशन। इसमें मीनिंग क्या है सिंबल्स का? दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। तो एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे जो कंडक्टिविटी होगी आयंस के थ्रू, उसे हम कहेंगे लैम्डा एम सी। ये क्या है? दिस इज ऑल्सो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि आपको याद होगा कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर डाइल्यूशन हमारा इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो जो कंसंट्रेशन है वो 0 को अप्रोच करेगी। तो जो ये सिंबल है ना, इस सिंबल को आप किसी किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ भी पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों का मीनिंग एक ही है क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड है। अगर एक 0 को अप्रोच करता है तो जो दूसरा है वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। ए इज सम कांस्टेंट जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, टेम्परेचर कंडीशंस पे, एंड सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए बात ये वाली। तो ये ग्राफ, ये इक्वेशन पे ग्राफ बनाया गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। अब हम ग्राफ समझेंगे, उससे पहले आप इन्हें नोट कीजिए। तो चलिए बच्चे, अब जरा बात करते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ऑफ दैट डिबाई, हक्कल, ओनसैगर इक्वेशन। तो क्या है इक्वेशन? फिर लिखते हैं लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस ई अंडर रूट सी, वेयर ए डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, लेट्स चेक द ग्राफ। और ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एक बात आपको पता होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, और इस केस में, इस ग्राफ में जो टेम्परेचर हमारे पास होगा दैट हैज टू बी कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहां पर हम इंडिकेट करेंगे लैम्डा एम सी यानी कि कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन स्पेसिफिक होगी, उस स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे हम कंडक्टिविटी मेजर करेंगे और यहां पर हमारे पास होगा अंडर रूट सी। बेसिकली हम ग्राफ इसके और इसके बीच में बना रहे हैं। सो दिस विल बी इंटरसेप्ट एंड दिस विल बी स्लोप। और स्लोप हमारा क्या रहेगा? नेगेटिव। तो हमारा ग्राफ जो है इस तरह का बनेगा। तो मान लेते हैं at specific concentration conductivity was here of strong electrolyte। तो strong electrolyte मान लेते हैं, मैं KCl का एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे। तो मैं इलेक्ट्रोलाइट KCl ले रहा हूं और KCl की कंडक्टिविटी हम फाइंड कर रहे हैं। ओके, at a specific concentration this was the conductivity of KCl। ठीक है, अब हम उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट कैसे करेंगे? बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। तो डाइल्यूट करेंगे तो मैं ग्राफ में इस तरफ, राइट, लेफ्ट हैंड की तरफ प्रोसीड करूंगा।
तो जब मैं इसको डाइल्यूट करता हूं तो हमने ये देखा है कि लैम्डा एम सी जो है वो इंक्रीज करेगा, तो लैम्डा एम सी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कर रहा है, 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 लाइक दैट। अब मैं किसी भी सॉल्यूशन को एक लिमिट तक ही डाइल्यूट कर सकता हूं, तो मान लेते हैं कि यहां पर हमने वो लिमिट अपनी अप्रोच कर ली। अब इससे ज्यादा मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट नहीं कर सकता। तो यहां तक हमारा एक्सपेरिमेंटल पार्ट पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल पार्ट की। अब हम बात करेंगे एक्सट्रापोलेशन की। अब क्या है एक्सट्रापोलेशन? क्या करते हैं हम, इसी स्ट्रेट लाइन पे एक स्केल रख देते हैं और स्केल रखने के बाद उस स्केल को हम y एक्सिस पे भी टच करवाते हैं एंड देन वी जस्ट एक्सट्रापोलेट द ग्राफ एट दिस पॉइंट। सो दिस पॉइंट विल बिलोंग टू लैम्डा एम इंफिनिटी। समझ गए बात ये वाली? मतलब इस कंडक्टिविटी की वैल्यू हमने मेजर करी है इस जीरो कंसंट्रेशन पे। तो जब कंसंट्रेशन जीरो हो गई तो जो लैम्डा एम सी है वो लैम्डा एम इंफिनिटी बन जाएगा। समझ गए बात ये वाली? ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ डेबाई, हक्कल, ऑन-सैगर इक्वेशन, for strong electrolyte I can measure the molar conductivity at infinite dilution. So this is the highest level of conductivity that can be shown by this electrolyte. Okay, so I can write it as this is the highest level of conductivity. इससे ज्यादा कंडक्टिविटी शो हो ही नहीं सकती। अब सवाल ये हो रहा है मेरे सामने कि कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों कर रही है। ठीक है, ध्यान देंगे। मेरे पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl। KCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑब्वियस सी बात है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है। जितनी अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की थी वो सभी इलेक्ट्रोलाइट टूट के आयंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब कंडक्टिविटी होती है व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ आयंस। तो सोलवेंट ऐड करने से ये जो आयंस है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, इनके बीच में स्पेस बढ़ता जाता है, ये एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। अब जब ये एक दूसरे से दूर होते जाते हैं तो इन आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाती है एंड देन ये आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं। और जब ये आयन फ्रीली मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा शो करेंगे। That is why the graph is increasing when I am decreasing the concentration. समझ गए बात ये वाली? ओके, तो on adding solvent, on adding solvent क्या हुआ था? आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया था। तो डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीजेस। ठीक है, इसकी वजह से वो फ्री टू मूव हो जाते हैं एंड व्हेन दे बिकम फ्री टू मूव, इसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है। तो दैट वाज द केस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आई थिंक सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस। ओके बच्चे, तो अभी हमने केस किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। हमने उसमें देखा कि हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग ग्राफ। तो अब ये देखते हैं क्या हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी सेम काम कर सकते हैं कि नहीं। तो चेक करते हैं। इक्वेशन तो आपको याद ही होगी, कौन सी है? लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस ए अंडर रूट सी। ओके, हम ले रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, तो ये पार्शियली डिसोसिएट होता है अपने आयंस में। मुझे मिलते हैं ये आयंस, एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन। ध्यान रखें ये अभी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहां पे हमारे पास अंडर रूट सी है, यहां पे हमारे पास लैम्डा एम सी है। We have taken the case of weak electrolyte. Let's say at specific concentration, this was the conductivity of weak electrolyte. Clear? क्या करेंगे हम
सॉल्वेंट को ऐड करेंगे, डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे। तो सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, एंड कर रहे हैं लाइक दिस। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट भी करना चाहता हूं तो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि ये ग्राफ जो है ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है विद द लैम्डा एमसी। एक्सपेरिमेंटली हम ये ऑब्जर्व करते हैं, ग्राफिकली हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यानी कि इस इक्वेशन की हेल्प से हम जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इंफिनिटी को नहीं निकाल पा रहे। इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हम, तो वो देखते हैं जरा। तो पहली बात तो ये है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है। तो जैसे मैं इसमें और सॉल्वेंट को ऐड करता जाऊंगा तो ये डिसोसिएट होना स्टार्ट होगा। तो मतलब ये है कि ऑन डाइल्यूशन डिसोसिएशन इंक्रीजेस। पहली बात तो ये हो गई इसमें कि डाइल्यूशन करने से डिसोसिएशन इंक्रीज हुआ। दूसरी बात क्या हुई है कि डाइल्यूशन करने से ये जो डिस्टेंस है वो भी तो आयंस के बीच में इंक्रीज हुआ ना। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ ये वाला वर्क हो रहा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास दो वर्क हो रहे हैं। ये दोनों वर्क जो है कंडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्पफुल है और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, इसलिए हमें इस तरह का ग्राफ ऑब्जर्व होता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं क्या हुआ इसमें, डाइल्यूशन करने से डिसोसिएशन इंक्रीज हुआ, मतलब आयंस की अमाउंट बढ़ रही है। वो जो आयंस की अमाउंट बढ़ रही है साथ ही साथ वो आयंस दूर भी होते जा रहे हैं, आयंस की अमाउंट भी बढ़ रही है, आयंस दूर भी होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज कर रही है, जो कि हम इस ग्राफ में देख पा रहे हैं। और ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है, कॉन्टिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है, इसलिए ग्राफ हमारा पैरेलल हो जाता है। लेकिन हमें कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायरेक्शन तो चाहिए ना, ठीक है। क्यों चाहिए? ताकि हम ये पता कर सके कि इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैक्सिमम कंडक्टिविटी कितनी है। ठीक है, हमें उस लिमिट तक तो पहुंचना पड़ेगा ना कि कितनी कंडक्टिविटी ये इलेक्ट्रोलाइट शो कर सकता है। तो उसका पता हम इस इक्वेशन से नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमें कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो रास्ता क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए। ओके बच्चे, तो अभी हमने पढ़ लिया है डिबाई-हेक्केलॉन-सेगर इक्वेशन को। हमने स्ट्रॉन्ग केस किया, वीक केस किया। स्ट्रॉन्ग में हमने लैम्डा इन्फिनिटी निकाल लिया था, वीक में हम नहीं निकाल पाए थे बिकॉज वी कुड नॉट एक्सट्रापोलेट द ग्राफ, क्योंकि वो ग्राफ पैरेलल जा रहा था विद वाई एक्सिस। तो कौन सा रास्ता है वो निकालने का, उसको हम आज नहीं पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। तो उस लेक्चर का वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सब्र करेंगे और सब्र का फल क्या होता है, बहुत मीठा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उस रास्ते के बारे में जो रास्ता हमें लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट तक लेके जाएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।